उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। अस्पतालों को निर्देशित किया जा रहा है कि डेंगू वार्डों का गठन किया जाए, साथ ही मरीजों को उचित उपचार उपलब्ध कराए जाए। और वहीं दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। अस्पताल में 20 बेड का एक एडल्ट वार्ड भी बनाया गया है, साथ ही 9 बेड का आईसीयू वार्ड और 8 बेड का बच्चों का वार्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा डॉक्टरों की समय समय पर ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। हाँ, देखिए बिल्कुल, अब जैसे ये मानसून हमने कल देखा काफ़ी बारिश हुई है, तो ऐसे में हम लोग का दायित्व ये बनता है कि एक तो अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें और इसमें हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहन कर रहें। ऐसे में शाम को ये मच्छर चूँकि निकलता है, साफ़ पानी में पनपता है, तो इसमें शाम को आप घर पे मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो जितने भी कॉइल्स वगैरह हैं, इनका यूज कर सकते हैं। और हमारी तैयारी को लेकर बताना चाहूँगा कि इसमें एक हमने 20 एडल्ट बेड का और 9 बेड का एक आईसीयू और इसके अलावा 8 बेड का बच्चों का वार्ड रिजर्व किया है किसी भी इस तरह के डेंगू या मच्छर जनित बीमारियों के मरीजों के लिए। और अगर किसी वजह से केसेज बढ़ते हैं तो हम हमेशा तैयार हैं इसके लिए कि हम और भी आगे अपनी सुविधाओं को बढ़ाएं। इसमें और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सभी डॉक्टर्स की और सभी जो स्टाफ है उनकी इस तरह की ट्रेनिंग टीचिंग चलती रहती है, जिसमें डेंगू या मलेरिया टाइप के कोई भी बीमारियों को आसानी से पहचान सकें और उसका एक प्रॉपर इलाज दे सकें। मानसून आगमन के साथ ही डेंगू की समस्या एक व्यापक समस्या पूरे प्रदेश भर के लिए बन जाती है। चाहे राजधानी देहरादून में इसका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर मलिन बस्तियाँ हो, चाहे रिस्पना के किनारे बसे हो, बिंदाल नदी के किनारे बसे हो, इस शहर के अन्य क्षेत्रों में बसे लोग हो, वो डेंगू की चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं। और ऐसे में स्वच्छता का ध्यान हो, डेंगू के मरीजों की संख्या हो, वो एक बड़ा चिंताजनक विषय है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पिछले साल पूरे प्रदेश भर में 16 मौतें जो है डेंगू से हुई थी, उसमें से 13 मौतें जो है अकेला देहरादून शहर में हुई थी। और वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है और सरकार ने उन मौतों से कितना ध्यान लिया है और कितना सबक सीखा है, वो एक सराहनीय बात होगी। इस साल डेंगू के लिए क्या इंतजाम हैं, क्योंकि राजधानी देहरादून की मैं बात करूं तो यहाँ पर दून अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल हो जाता है और तमाम मरीज जो है वो दून अस्पताल में आश्रित हो जाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के डेंगू वार्ड में और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है डेंगू आगमन से पहले ही सारी तैयारियां प्रशासन ने की है। चाहे मच्छरदानी की बात हो, वेंटिलेशन सिस्टम की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर को रखने की बात हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार प्रशासन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने भी लगातार ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि डेंगू को जो बीमारी है उसको हल्के में ना लिया जाए, लगातार उसके ऊपर जो है कार्रवाई कीजिए, उसके ऊपर जो है सतर्कता बढ़ती जाए और कहीं ना कहीं जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या में गिरावट आए, इसके लिए लगातार प्रशासन जो है कार्य कर रहा है। सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से जब हमने बात की तो उनका भी ये कहना है कि जो है व्यवस्थाएं लगातार बनाई जा रही हैं। मरीजों की संख्या जिस प्रकार से बढ़ोतरी होगी उसके लिए उस हिसाब के इंतजाम जो है लगातार किए जाएंगे। और लगातार जिस प्रकार से बेड, हालांकि अभी प्री मानसून ने कुछ ही दिन पूर्व उत्तराखंड में दस्तक दिया है, मरीजों की संख्या में हालांकि अभी इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि एक व्यापक समस्या डेंगू इस साल बन सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान सामान्य से अधिक वर्षा होने का है। और ऐसे में अगर डेंगू बढ़ता है तो उसके लिए लगभग तैयारियां दून अस्पताल ने पूरी कर दी है। चाहे बेड की व्यवस्था हो, बेडिंग की जो व्यवस्था हो, वेंटिलेशन सिस्टम की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन गैस की व्यवस्था हो, चाहे प्री मेडिसिन या मेडिसिन की जो व्यवस्था हो, वो लगातार मुहैया कराई जा रही है। और लगातार नगर निगम और दून अस्पताल जो है आपस में समन्वय बनाकर क्योंकि चल रहा है। और ऐसे में डेंगू के लिए आगे की व्यवस्थाएं नगर निगम करता है, ये दून अस्पताल किस प्रकार की व्यवस्थाएं डेंगू के मरीजों के लिए करता है, ये देखने वाली बात होगी। HNN 24x7 के लिए देहरादून से अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं हिमांशु। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां भी हैं अब, क्योंकि मानसून के साथ साथ डेंगू ने भी अपनी दस्तक दे दी है?
जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि उत्तराखंड में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में डेंगू का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता है। मैं देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मलिन बस्तियाँ हों, चाहे बिंदाल, रिस्पना के किनारे बसे लोग हों, यहाँ डेंगू का खासा प्रभाव देखने को मिलता है और एक व्यापक समस्या राजधानी देहरादून के लिए डेंगू बन जाता है। उसके लिए कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं, चाहे दून अस्पताल की बात हो, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल की बात हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ अस्पतालों में की जा रही है। चाहे डेंगू वार्ड का गठन हो, चाहे पेस्टिसाइड का छिड़काव हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। डॉक्टर और नगर निगम जो है आपस में लगातार समन्वय बना रहे हैं, किस प्रकार से अगर मरीज ज़्यादा आते हैं उनके लिए किस प्रकार समन्वय बनाया जाए, किस प्रकार उनको रखाव की व्यवस्था की जाए, डेंगू वार्डों में किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, वेंटिलेशन की किस प्रकार व्यवस्था की जाए, बुजुर्गों के लिए किस प्रकार, बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। प्रशासन लगातार हो या स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। कहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी वहीं निर्देश दिए हैं कि आप अलर्ट मोड पर रहिए, डेंगू का प्रकोप इस बार व्यापक रूप में नहीं दिखना चाहिए, जो मौत का जो आंकड़ा है उसमें ज़रूर गिरावट आनी चाहिए। तो अभी क्या माने, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से और जिला प्रशासन अभी क्या तैयारियां कर रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ते हैं डेंगू के। जी, बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिला प्रशासन लगातार जो है केमिकल का छिड़काव हो, दिशा निर्देश जारी करना हो, गाइडलाइन जारी करना हो, तमाम ऐसी बातें जो हैं वो लगातार कर रहा है। स्वच्छता को विशेष ध्यान किया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम में कहीं पर पानी जमा ना हो उसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। घर-घरों में जो है छिड़काव किया जा रहा है। मलेरिया मच्छर से निपटने के लिए ब्लीचिंग पाउडर हो, तमाम ऐसे जो केमिकल होते हैं उनका लगातार छिड़काव, चाहे बस्तियों में हो, चाहे मुख्य नगर में हो, चाहे राजधानी से थोड़ा हट के जो एरिया हैं उनमें हो, लगातार किया जा रहा है। और लगातार प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग जो है उसको निर्देश किया जा रहा है कि आप अस्पतालों में डेंगू वार्ड का गठन कीजिए, अतिरिक्त बेड आप वहाँ पर रखिए। उसी के साथ ही बुजुर्गों के लिए किस प्रकार वेंटिलेशन की व्यवस्था हो वो रखिए। प्लेटलेट्स की जो मात्रा है उसको बराबर बना के रखिए। ब्लड बैंकों से जो है आपस में तालमेल बना के रखिए। किसी को अगर इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत हो तो उसके लिए किस प्रकार ब्लड मुहैया कराया जाए। तमाम ऐसी बातें हैं जो डेंगू के दौरान अनिवार्य हैं, उन पर विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं अभी तक स्वास्थ्य विभाग जो कह रहा है कि हमारी सारी तैयारियां डेंगू के लिए पूरी हैं, वो बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन हिमांशु, ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी काफी परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में राज्य सरकार भी क्या कुछ अपील करती हुई नजर आ रही है कि पहले से पहले आप किस तरह के एहतियात बरतें? जी, बिल्कुल, राज्य सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है कि अपने आस-पास के घरों में जो है पानी जमा ना होने दें। विशेषकर शाम के टाइम पे आप पूरे बाजू के कपड़े पहने, अपने शरीर में जो है पूरा कवर करके रखें। इसी के साथ है मॉस्किटो कॉइल जो होती है उसका प्रयोग करें। रात को सोते समय कमरे में मच्छर ना हो उसके लिए कॉइल वगैरह का प्रयोग करें। इसी के साथ ही घर के आस-पास छिड़काव बराबर मात्रा में करें। ब्लीचिंग पाउडर हो या पेस्टिसाइड हो उनका लगातार छिड़काव करें। ऐसी तमाम गाइडलाइन जो है सरकार जारी कर रही है। और इसी के साथ ही जो है अगर थोड़ी बहुत तबीयत खराब आपकी होती है तो उसमें तुरंत आप अस्पताल से संपर्क कीजिए और अस्पताल को जो है आप चेकअप कीजिए। ऐसे तमाम गाइडलाइन जो है इस समय स्वास्थ्य विभाग जारी कर रहा है। स्वयं राज्य सरकार भी लोगों से बार-बार ये अपील कर रही है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, नालों की सफाई के लिए अधिकारियों ने बैठक बुलाई है। दरअसल नगर आयुक्त का यह बड़ा कदम है, जहां पर 72 घंटे लगातार चलेगा सफाई अभियान और लखनऊ में नालों की सफाई का काम किया जाएगा। बारिश से पहले सभी नालों से सिल्ट निकालने का टारगेट रखा गया है। स्मार्ट सिटी सभागार में नगर आयुक्त ने बुलाई बड़ी बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर आयुक्त ने बड़ी बैठक बुलाई है और नालों की सफाई के लिए 72 घंटों तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लखनऊ में जो नाले हैं उनमें सफाई का काम किया जाएगा, सिल्ट वहां से निकाला जाएगा और बारिश से पहले सभी नालों को साफ किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर आयुक्त ने बड़ी बैठक बुलाई है और ये भी कहा है कि 72 घंटे तक लगातार लखनऊ के जितने भी नाले हैं वहां पर साफ सफाई का कार्य चलेगा। बारिश से पहले नालों से सिल्ट निकालने का काम किया जाएगा, इसको टारगेट रखा गया है और एक बड़ी बैठक बुलाई गई है अधिकारियों की।
और अयोध्या से बड़ी खबर, एडीजी जोन एसबी सिरोडकर को गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस लाइन में की कानून व्यवस्था की समीक्षा। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया निरीक्षण। आईजी प्रवीण कुमार, एसएसपी राजकरण नैयर भी रहे हैं उनके साथ मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एडीजी जोन एसएसबी सिरोडकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पुलिस लाइन में कानून व्यवस्था की समीक्षा की है उन्होंने, और साथ ही अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया है। नहीं, बदलाव नहीं, अभी तो हम देखने आए हैं यहाँ पर, और टू एक्सपेक्ट कि बदलाव हुआ है ऐसा नहीं है। आज यहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ की सारी सुरक्षा व्यवस्था समझने के लिए, और जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो डिप्लॉयमेंट हुआ है उसको देखूँगा और इसका अध्ययन करेंगे, और इसमें जो चीज़ें चल रही है अच्छी है, उसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाए। और फिरोजाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, भीम आर्मी अध्यक्ष ने एसएसपी से की मुलाकात, ज्ञापन देकर आकाश मौत पर निष्पक्ष जांच की उठाई है मांग। एसएसपी सौरभ त्रिवेदी दीक्षित ने दिलाया है भरोसा, और एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने भी मामले में जानकारी दी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भीम आर्मी अध्यक्ष ने एसएसपी से मुलाकात की है और ज्ञापन देकर आकाश मौत पर निष्पक्ष जांच करने की मांग भी उठाई है। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने भरोसा दिलाया है, साथ ही एसपी सिटी सर्वेश मिश्रा ने भी मामले की जानकारी दी है। देखिए, एसएसपी साहब ने ये कहा है कि जो लोग निर्दोष हैं, जो लोग सिर्फ धरना कर रहे थे, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों ने आग लगाई उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आकाश की मौत के विषय में चर्चा हुई है। हमने उनसे पूछा है कि भाई, जब इस बच्चे के खिलाफ ना तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, ठीक है, इसको उठाया भी कहाँ से कैसे गया है और इसकी मौत कैसे हुई। उन्होंने भी हमें कुछ कहा कि भाई देखिए, न्यायिक जांच की मांग हुई है, न्याय की वो चल रही है, हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं वो जेल जाएं और किसी भी प्रकार से ना छूटें। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर हमें भी अब तक सही चीज़ों का वो अवगत हो जाते तो हम अब तक जेल भेज चुके होते। देखिए, आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोजाबाद जनपद में आए थे। पहले वो आकाश, जो अभी उनकी मृत्यु हुई थी न्यायिक परीक्षा में, उनके परिवारीजनों से मिले हैं। उसके बाद कार्यालय में आकर के उन्होंने एसएसपी सर को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो। साथ ही साथ जो एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई ना हो। एसएसपी सर द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है उसमें जो लोग दोषी होंगे उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी, और जो निर्दोष होंगे उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। और पीड़ित परिवार। और बिजनौर से बड़ी खबर, मिड डे मील डीसी रिश्वत लेते गिरफ्तार, टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। संस्था से एनओसी देने के एवज में मांगे थे पैसे। बिजनौर बीएसए ऑफिस में तैनात है आरोपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते हुए मिड डे मील डीसी गिरफ्तार हो गए हैं, और ऐसे में 50,000 रुपये की मांग की थी उन्होंने, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एनओसी देने के एवज में मांग रहे थे 50,000, और बिजनौर बीएसए ऑफिस में तैनात थे ये। और संवाददाता गौरव त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या ये पूरा मामला है और अभी क्या कार्रवाई जारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं विशाल, इस तरह से ये मिड डे मील का जो जिला समर्पित ये जो आशु चौहान है, ये यहाँ पर संविदा कर्मचारी हैं, और ये 50,000 की रिश्वत लेते हुए यहाँ पर पकड़े गए हैं। और बरेली से ये विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, और नूरपुर ब्लॉक प्रमुख के पति ये बताए जा रहे हैं, और ये लगातार इनकी शिकायत भी दर्ज हो रही थी, और इसी को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मिड डे मील योजना के जिला समन्वयक एवं नूरपुर ब्लॉक प्रमुख पति रासू चौहान, जो बरेली विजिलेंस की टीम ने
50,000 रुपये रंगे हाथों लेकर पकड़ा गया है और आरोप कर गिरफ्तार किया गया है। यह राशि 2 साल पहले काली सूची में डाली गई मिड डे मील आपूर्ति करने वाली एनओसी को जो है एनओसी दिलाने के नाम पर ये रिश्वत का मामला जो सामने आया है, ये दिए गए थे और ये 50,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, जिसमें विजिलेंस टीम ने बरेली ले जाकर इन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार के यहाँ पर खोलती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इनकी शिकायत भी हो रही थी और एक एनओसी जो है उसके को लेकर ये 50,000 रुपए की मांग कर रहे थे और उसको लेकर इसकी शिकायत भी की गई थी। और उसके बाद जो विजिलेंस की टीम है वो बरेली से यहाँ पर आई है और नूरपुर में इसको रंगे हाथों यहाँ पर पकड़ा गया। और ये भाजपा जो नूरपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं आकांक्षा चौहान है, उनके पति हैं ये, और इन्होंने ही नूरपुर से ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बांद्रा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र में बुधवार को गांव के ही एक दबंग ने एक वृद्ध को गोली मार दी। गोली हाथ में लगी है, जिसके बाद परिजन घायल को इलाज के लिए लेकर सीएचसी पहुंचे हैं, जहां पर प्रारंभिक इलाज के बाद घायल को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बीते काफ़ी दिनों से दोनों में आपसी विवाद चल रहा था। वहीं बुधवार को बुजुर्ग से युवक शराब के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन बुजुर्ग ने उसे पैसे नहीं दिए, जिसके बाद उसने उसको गोली मार दी। हम जा रहे थे एक जगह तेरे शांत हवन कराने के लिए। हवन कराने के लिए? ये कपड़े पहन रहे थे, कपड़े पहन के जा रहे थे। वो दारू पिए था, पैसे मांग रहा था, पैसे दे नहीं रहे, गोली मार देंगे। मैंने भी काम करके कहा कि क्यों गोली मार देंगे। तुरंत यहाँ से निकाल के मेरे सीने में मारा, चाहे थोड़ी मुझे 2 कदम, मतलब कोई 2 कदम वो आगे था, 2 कदम में पीछे मार दिया उसे। ये हमारे चाचा हैं। ये जब निकल रहे थे कर्क अतिक्रमण किराई कराने जा रहे थे, तो उनके पास लल्लू वाजपेयी करके आदमी आया, हमारे किराई माफी का आया। उनसे बोला कि मेरे को दारू पीने का पैसा दो, रंगदारी दो, मछली सीटर। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो उन्होंने बोली। क्या मामला है? सुरेंद्र नाम के व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 55 वर्ष है, ये तिराई माफी थाना तिंदवारी बांधा का रहने वाला है। इसके हाथ में और छाती में गोली लगी है। मरीज को भर्ती कर लिया गया है, उसकी हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। कानपुर के बिल्हौर थाने के मकनपुर मोड़ के पास में लूट करने जा रहे 25,000 का इनामिया बदमाश सिकंदर उर्फ कुल्हन से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस से घिरा होने पर शातिर बदमाश सिकंदर ने पुलिस पर फायर कर दी, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र बिल्हौर से मकनपुर जाने वाले रास्ते पर चौखंडी के पास मुखबिर से सूचना मिली कि एक अपराधी लूट के इरादे से आसपास घूम रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची और अपराधी को घेर करके पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस टीम ने फायर किया, जिससे अपराधी के पैर में गोली लगी। यह अपराधी सिकंदर उर्फ कल्लन उर्फ साहिल 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है और इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक फंसा हुआ कारतूस बरामद हुआ है। इसे दवा इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर के जिला महिला अस्पताल में नवजात शिशु की मौत से हड़कंप मच गया है। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सा और स्टाफ नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने परिजनों के लगाए आरोप को बेबुनियाद बताया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल लाने से पहले ही नवजात की मौत हो चुकी थी। हंगामा खड़ा होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मेरा छोटा वाले भाई का भी अभी हाथ। मैंने बच्चे को लाया था यहाँ दिखाने के लिए। मैम बैठी थी, एक मैम वहाँ थी, एक मैम यहाँ थी कि कह रही थी कि ये बच्चा नहीं है मेरे बस की, यहाँ कहीं अलगे दिखा दो। अपना बच्चा यहाँ खिला रही थी। एक तो
फिर एक सर आए थे, वो भी भाई भी आए थे, उनको बोल रहे थे, पूछ रहे थे कि अपना नाम बता दो। सर नाम नहीं बताए। उसके बाद में पूछे कि तुम बहुत वो हो, बात करने के बदतमीज हो, तुम बात नहीं कर पाते। फिर मोबाइल का फोटो इसने लगे उनका कि हम ये दिखा देंगे कि कोई पूछेगा तो। फिर कह रहे थे वो मोबाइल छीन लिए, उनका गिरवान पकड़ लिए थे, यहाँ कॉलर घुमा दिए। इसे ये कहना गलत है कि डॉक्टरों की लापरवाही से, क्योंकि बच्चा आया ही ब्रॉड डेड था और वो देखते ही स्टाफ ने बता दिया कि ये बच्चा अलाइव नहीं है, पर वो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि बच्चा अलाइव नहीं। उसका कहना है कि मैंने तो अभी दूध पिलाया है आधे घंटे पहले, तो बच्चा ठीक था और बच्चे की नाक से दूध निकल रहा था उस समय। तो जो बच्चा एस्पिरेट कर गया था, सांस की नली में चला गया था, उसकी वजह से बच्चे की जान गई। बच्चा हॉस्पिटल में आया कभी? नहीं, देखिए कोई भी ऐसे नहीं मान लेता है। बच्चा, उसने बच्चे को दूध पिलाया, उसे तो पता है कि हाँ उसका बच्चा ठीक है, अलाइव है, लेकिन ये नहीं जानता है कि बच्चा अगर बीमार है तो उसको इस तरह से दूध पिलाने से उसके सांस की नली में चला जाए। मैं महिला हॉस्पिटल में लेके आया अपने बच्चे को। 11 दिन का बच्चा हुआ, थोड़ा बच्चा का गैस था, तकलीफ था बच्चा का। महिला हॉस्पिटल में लाए, 2 लेडीज थी, उनको बोला मैडम मेरा बच्चा सीरियस है। मैं लेके आया अपना इसमें इमरजेंसी वार्ड में, बोले डॉक्टर नहीं है, हाथ सिर्फ थोड़ा सा पकड़ा, बोला बच्चा आप अलग लेके जाइए, यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आने वाले नहीं। बुलंदशहर में सिटी पुलिस ने चांद खान हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चांद खान की पहली पत्नी और पत्नी के भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पहली पत्नी ने प्रॉपर्टी से बेदखल करने की वजह से अपने पति चांद खान को मारने के लिए 1.5 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, बाइक बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। घटना में उसकी मृतक की जो पत्नी है शबनम, उसने अपने भाई के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या की वारदात की। मृतक ने एक और दूसरी शादी की थी आफरीन नामक महिला के साथ, और वो अपनी पहली पत्नी के साथ अलग रहता था। और इस दौरान उसका अपनी पहली पत्नी के साथ कई बार लड़ाई झगड़े हुए थे और इसकी पहली पत्नी ने कई बार उसके ऊपर जानलेवा हमले भी किए थे। इसी घटना से तंग आके उसने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी दूसरी बीवी के नाम से करने की धमकी दी। फिर शबनम ने अपने भाई फारूक के साथ मिलकर मुजफ्फरनगर में एसओजी और एटीएस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां टीम ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपियों के पास से 500 के नकली नोट के साथ ही 77,500 रुपये नगद बरामद किए हैं। साथ ही नोट बनाने के फर्जी दस्तावेज और बाइक भी बरामद की है। एटीएस सहारनपुर की टीम और एसओजी मुजफ्फरनगर की टीम को मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली थी कि 2 अभियुक्त जो नकली नोट्स को मार्केट में खपाने का काम करते हैं, इनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना के आधार पर इस जॉइंट टीम द्वारा कार्रवाई की गई है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम सद्दाम है, दूसरे का नाम फुलेंद्र है। इन दोनों लोगों के कब्जे से 500 रुपये के 155 नोट बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 77,500 रुपये बैठती है। ये इन दोनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने 2 अन्य अभियुक्त सलीम और मुजम्मिल के नाम बताए हैं। इनके सलीम और मुजम्मिल के द्वारा ये नोट इनको दिए गए थे और ये आगे मार्केट में इनको खपाने थे। इस टीम ने जब इनको इंटरसेप्ट किया तो ये इनके कब्जे से पकड़े गए और फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने बताया कि ये लोग इनको मार्केट में खपाने के लिए नोट्स उपलब्ध करवाते हैं। ये सलीम और मुजम्मिल जो इसमें वांछित किए गए हैं, इन दोनों को जब पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा और इनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी तो ये जो नोट्स हैं इनके सोर्स के बारे में जानकारी की जाएगी। फिलहाल इन दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में ये बताया है कि ये मार्केट में डबल रुपये का झांसा देके और जो भोले भाले लोग हैं उनको ये फंसाने का काम करते हैं और उनको 1 लाख रुपए के बदले 2 लाख रुपए या 1000 रुपये के बदले 2000 रुपये देने की, मतलब डबल रुपये देने की ये बात करके और ये नकली नोट्स इसमें खपाते हैं। और ये जो नोट्स जो पकड़े गए हैं ये प्रथम दृष्टया देखने से असली ही प्रतीत होते हैं, जिसके संबंध में इसको एफएसएल दाखिल किया जाएगा और इसमें परीक्षण परिणाम प्राप्त किया जाएगा।